गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम टू सचिन स्टडी ट्यूब। सीटेड एंड टेट्स प्रिपरेशन के अंतर्गत हम लोग ये उसका साइंस सीरीज का पार्ट 7 देख रहे हैं और ये हम लोग यहाँ पर 22 फरवरी 2015 का बचा हुआ क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाते हुए समय बिना गंवाए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दीर्घ रोम के बारे में कथनों में से कौन सा अध्ययन करिए और बताइए कौन सा कथन सत्य है। क्या बताना है? सत्य है। ठीक है, तो दीर्घ रोम के बारे में हम लोग जानते हैं पहले कि दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पेट के अंदर की संरचना है। अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। तो सबसे पहले छोटी आंत के लेकर चलते हैं। छोटी आंत, छोटी आंत के अंदर उंगली नुमा एक संरचना होता है जिसे दीर्घ रोम या रंकारुस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, रंसाकुर कहते हैं, रंसाकुर कहते हैं। ठीक है, रंसाकुर कहते हैं या दीर्घरोम कहते हैं। ठीक है, अब इसके एक और 2-3 चीज़ खासियत है इसमें, देख लीजिए। इसमें पतली पतली वीतियाँ होती हैं, इसके ऊपर पतली पतली वीतियाँ होती हैं। देख रहे हैं, पतली पतली वीतियाँ होती हैं ऊपर में। ठीक है, और साथ ही साथ ये इसके ऊपर उंगली के उभार की तरह एक संरचना होती है। ठीक ना, जिसे क्या कहते हैं? दीर्घरोम या रंसाकुर। और इसमें इसके सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएँ इसमें रहती हैं। इसमें छोटी छोटी नसें रहती हैं, नसों के टाइप में, जिसमें कि खून दौड़ते हैं। ठीक है ना, रुधिर दौड़ते हैं। ठीक है, ये 3 चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो चलिए क्षुद्रांत के बारे में, छोटी आंत के बारे में हम लोग जान गए। छोटी आंत में दीर्घरोम होता है जिसमें अत्यधिक पतली वीतियाँ होती हैं और साथ ही साथ इसमें उंगली के समान एक संरचना होती है। उंगली के समान एक संरचना होती है और इसकी रुधिर वाहिकाएँ होती हैं जिसका जाल फैला रहता है, जो इसके सतह के निकट मौजूद होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि दीर्घरोम के बारे में आपको सत्य कथन खोजना है। इनकी अत्यधिक पतली वीतियाँ होती हैं। हाँ, इसमें वीतियाँ होती हैं। ये उंगलियों के समान उभरी हुई संरचनाएँ होती हैं। हाँ, होती हैं। इनमें सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएँ का जाल फैला रहता है। वाहिकाओं का जाल होता है जो कि आगे जाकर ब्लड्स को सर्कुलेट करता है। तो ये भी सही है। ठीक है, इनमें महीन छिद्र होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है, क्योंकि अगर हमारे छोटी आंत में अगर छिद्र होता तो HCl जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट में अम्ल होता है, वो छिद्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है और पेट की चीज़ें अगल बगल की जो मांसपेशियाँ हैं वो जल जाती। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है। तो जो भोजन की सरलता से गुजर सकता है, ये सही है, लेकिन ये महीन छिद्र नहीं होता, ये गड़बड़ है। ठीक है, तो A, B और C तीनों सही है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। कह रहा है कि जिस तालाब में टेडपोल होते हैं और टेडपोल वृद्धि कर रहे होते हैं तो उस जल में क्या होना चाहिए, क्या उपलब्ध होना चाहिए सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन या क्लोरीन, यानी कि किस टेडपोल को बढ़ने के लिए किसकी जल में किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए टेडपोल के बारे में कुछ हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले जो है मादा मेढक जो होती है, अंडे जब देती हैं तो अंडों से टेडपोल्स निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टेडपोल्स निकलते हैं और ये टेडपोल वयस्क टेडपोल के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। बाद में वयस्क टेडपोल बन जाते हैं और ये फिर मेढक का रूप ले लेते हैं। और इसमें जल में आयोडीन की मात्रा उपलब्ध होनी चाहिए। अगर आयोडीन है तभी वो आसानी से बढ़ पाएंगे और श्वसन क्रिया कर पाएंगे। ठीक है, तो टेडपोल को बढ़ने के लिए क्या चाहिए? आयोडीन होना चाहिए पानी में। ठीक है, याद रखिएगा, आयोडीन होना चाहिए। अब देखते हैं मानव के जनन की अवधि की घटना के सही क्रम क्या है, कैसे कैसे बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरह से बच्चा जन्म लेता है। जो हमारी मादा की अंडवाहिनियाँ होती हैं, अंडवाहिनियाँ अंडाशय से अंडाणु को निकालती हैं। ठीक है ना, अंडाणु को प्रोड्यूस करती है। अंडाणु यानी कि क्या बनाती हैं? युग्मक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? युग्मक। अंडाणु या
युग्मक बनाती हैं। ठीक है, अंडवाहिनियाँ अंडाणु निकालती हैं अंडाशय से, यानी अंडाणु या युग्मक बनाती हैं। ये युग्मक देखिए, या अंडाणु जब शुक्राणु पुरुष के शुक्राणु से मिलती है तब ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन की प्रक्रिया कहलाती है। क्या प्रक्रिया कहलाती है? निषेचन की प्रक्रिया कहती है। शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन की प्रक्रिया करता है, जिससे क्या का निर्माण होता है? निषेचन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। क्या का निर्माण होता है? युग्मनज। ये युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, निषेचन प्रक्रिया के दौरान, निषेचन प्रक्रिया जब हो जाती है तो इसमें युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, एक मिनट, हाँ, प्रक्रिया के द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है। और ये युग्मनज, ठीक है, युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज अनेक भागों में विभाजित होता है और भ्रूण का निर्माण करता है। ठीक है, तो इस तरह से भ्रूण का निर्माण गर्भाशय में होता है और आगे बच्चा तैयार होता है, मतलब बच्चा फिर भ्रूण गर्भाशय से, भ्रूण से बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया आपका होता है बच्चे जन्म लेने की। तो फिर से देख लीजिए, पहले सबसे पहले अंडाणु द्वारा यानी कि आपके युग्मक का बनना निश्चित होता है। किसका? युग्मक का। युग्मक, फिर युग्मक से और शुक्राणु से मिलकर क्या बनता है? निषेचन की प्रक्रिया होती है। निषेचन, और निषेचन के बाद फिर युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज क्या में टूट जाता है? भ्रूण में टूट जाता है। युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज भ्रूण में टूट जाता है। आगे युग्मनज से भ्रूण बनता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रक्रिया होती है। तो चलिए देखते हैं। मानव के जन्म की अवधि की घटना का सही क्रम। युग्मक का बनना, सबसे पहले अंडाणु का बनना, इसके बाद अंडाणु और शुक्राणु से मिलकर निषेचन का बनना, और फिर युग्मनज का बनना, और फिर भ्रूण का निर्माण होकर फिर बच्चे का पैदा होना। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि टार्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टिक अम्ल जो होता है किसमें पाया जाता है? तो देखिए, नींबू में, आंवले में, कच्चे आमों में, अंगूरों में टार्टिक अम्ल के बारे में जानते हैं, और सारे अम्लों के बारे में जानते हैं हम लोग। सिरका में एस्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, जबकि इमली में टार्टिक अम्ल पाया जाता है। और टार्टिक अम्ल जो है कच्चे आमों में और अंगूर में। ठीक है, कच्चे आमों में, अंगूर में भी टार्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए और चीज़, नींबू में सिट्रिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल जो होता है चींटी के डंक में पाया जाता है, या मिथेनोइक अम्ल भी पाया जाता है। नेटल के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि नेटल के पौधों में कौन सा डंक पाया जाता है, डंक में कौन सा ये अम्ल पाया जाता है? तो मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं। तो टार्टिक अम्ल किस किस में पाया जाता है? तो वो कच्चे आमों में और अंगूर में क्या पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, सी और डी। नींबू में का हो गया सिट्रिक अम्ल। आगे क्वेश्चन यहीं पे है, 1 मिनट लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कोशिकाओं में संबंधित मित्र पदों को विचार करिए। क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियस, रोबोसोम, इनमें से किसी कोशिका के केंद्र का भाग है? देखिए, कोशिका के केंद्र का भाग खोजना है। कोशिकाओं में कोशिका के केंद्र का भाग कौन कौन है इसमें से? ठीक है, चलिए देखते हैं, बताते हैं मैं, बताता मैं कि क्या क्या पाया जाता है। देखिए, कोशिका के केंद्र में जो होता है, कोशिका के केंद्र में सबसे पहले तो केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रिका, जो केंद्र में केंद्रिका पाई जाएगी। न्यूक्लियस, ठीक है, जो एकदम सेंटर पर रहता है। ठीक है, इसके अलावा जीन जो हमारे, वो भी केंद्र में पाई जाती है। ठीक है, और क्रोमोसोम जो कि गुणसूत्र होता है वो भी केंद्र में पाया जाता है। क्रोमोसोम, केंद्रिका और जीन तीनों जो होता है केंद्र में पाया जाता है, जबकि राइबोसोम बाहर घूमता रहता है। ठीक ना, राइबोसोम
राइबोसोम जो है उसके बाहर होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा राइबोसोम बाहर होता है, जबकि जीन, क्रोमोसोम और केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियस उसके भीतर बीच में होता है, केंद्र का भाग होता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ये कि 11 कि कोशिकाओं के संबंधित जो पद हैं उसमें कोशिका केंद्र का भाग कौन है, तो ये है क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियस, ठीक है। तो A B C 3 नंबर, और ये राइबोसोम बाहर का पार्ट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 प्लास्टिक के समान विशिष्ट गुण हैं। प्लास्टिक टिकाऊ होता है, वजन में हल्का होता है और अन्न अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। अन्न अभिक्रियाशील होता है, ये जो है इसके समान और विशिष्ट गुण हैं, ठीक है। दोस्तों अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।